नमस्कार दोस्तों, रिधि आई इस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में हमने दो वीडियो पहले डाले हैं अपने चैनल्स पे। ये तीसरा वीडियो है जो महात्मा गांधी से संबंधित होने वाला है। और पहले वीडियो में हमने उनके दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान जो घटित घटनाएं थे, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटित घटनाएं थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में डिस्कस किया था। कहाँ उन्होंने जीवन में सबसे पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था, उसका डिस्कस किया था। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में कब उनको जेल जाना पड़ा था, ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। हिंदू स्वराज की रचना उन्होंने की थी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते वक्त जो है। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा है कि 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पे, उनकी सलाह पे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी थे। उनकी सलाह पे ये भारत लौटते हैं और इसीलिए भारत सरकार जो है उस याद में जो एनआरआई डे जो है सेलिब्रेट करती है 9 जनवरी 1915 को। फिर उसके बाद यदि कोई पहला अधिवेशन की यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो वो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसमें पहली बार गांधी जो है पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 1915 में जब वो लौटे, तो वो फिर बनारस में पहली बार उन्होंने जन भाषण दिया। ये अपना पहला भाषण जो है भारत के अंदर जो है उन्होंने दिया। ठीक है। अब उसके आगे हम लोग क्या देखते हैं कि कई सारे लोकल लेवल्स के जो मूवमेंट है, जैसे मान लीजिए चंपारण सत्याग्रह की हमने बात की, तीन कटिया पद्धति के विरोध में उन्होंने जो है वहाँ पे लोकल किसानों के मुद्दों को उठाया था। ठीक है ना। और फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की हमने बात की, अहमदाबाद मिल मजदूर एसोसिएशन की बात की हमने, असहयोग आंदोलन की बात की, खिलाफत आंदोलन की बात की। और उसको करते करते हम लोग पहुंचे थे 1932 में। ठीक है। तो दोस्तों 1932 से 1942 का जो टाइम पीरियड है, ये इसमें गांधी ने अपने जीवन में रचनात्मक कार्यों पे ज्यादा बल दिया। यह जो रचनात्मक कार्य है उसमें ज्यादा दिलचस्पी ली। ठीक है। और वो रचनात्मक कार्य क्या था कि उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में, ठीक है ना, भारतीय समाज की यदि हम बात करें, तो समाज में जो ज्यादा आबादी थी, ज्यादा आबादी है और थी भी, वो थी दलितों की, शोषितों की और पीड़ितों की, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, आवाज उठाया। ये रचनात्मक कार्य के तहत भेदभाव के विरोध में, छुआछूत के विरोध में, समानता के लिए उसने जो है कई सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जो है दलितों के लिए किए। और एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग जो है उन्होंने ही किया। ठीक है। और हरिजन नामक जो है, एक हरिजन नाम की जो है एक साप्ताहिक जो पत्र है, समाचार पत्र, उसने पब्लिश करवाया 1932 में। और उसके संपादक के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो घनश्याम दास बिरला जो थे वो उसके संपादक थे। ठीक है। तो ये आपका 1932 का है। और एक घटना क्या होती है कि 1932 में ही गोलमेज, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था, उसमें वो भाग लेने के लिए गए थे। 1932 में जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस था, उसमें भी वो लिए थे। ठीक है ना। एज ए कांग्रेस मेंबर, एज अ कांग्रेस मेंबर। ठीक है। लेकिन उनको बड़ा वहां पे निराशा हाथ लगी। और जो इनकी डिमांड थी उसको ब्रिटिश सत्ता ने या ब्रिटिश हुकूमत ने नहीं माना, नहीं एक्सेप्ट किया। तो वो खाली हाथ वहां से लौट करके आए। और फिर उसके बाद जो है दोबारा से जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ की। और फिर उसी सिलसिले में उनको क्या कहा गया, यरवदा जो जेल है वहां पे अरेस्ट करके रखा गया। ठीक है ना। ये जेल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। दो जेल है। एक तो आगा खां पैलेस था, आगा खां पैलेस, जिसमें 1942 में, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त उनको अरेस्ट करके रखा गया था। और ये यरवदा जेल है जहाँ 1932 में ब्रिटिशर्स ने उसको अरेस्ट किया था। अच्छा, अब क्या हुआ था कि 1932 में ही ब्रिटिश हुकूमत ने ही क्या किया था, एक कम्युनल पंचायत की घोषणा की थी। ठीक है ना, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत। अब ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था कि बेसिकली क्या था कि समाज में 1909 में एक तो हिंदू मेजोरिटी है यहाँ पे। आज भी भारतीय समाज में जो मेजोरिटी है वो हिंदुओं की है। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप की यदि हम बात करें तो वो किसकी है, मुसलमानों की है।
तो 1909 में उन्होंने क्या किया था, मुसलमानों के लिए राजनीति में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस को उन्होंने फिक्स कर दिया, दैट मीन्स कि आरक्षित कर दिया। तो इस आधार पे हमने क्या देखा कि आगे चल करके हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो खाई है वो काफी बढ़ गई। और कभी वो एकता, वो समन्वय स्थापित हिंदू और जो मुसलमानों के बीच में स्थापित नहीं हो सका। और उसके पीछे बेसिक रीजन भी अंग्रेजों का यही था कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय जो आंदोलन है, नेशनल जो मूवमेंट है, उसको कमजोर किया जा सके, सामाजिक रूप से उसको कमजोर किया जा सके। और आगे चल करके उन्होंने 1932 में क्या किया कि इस आरक्षण के क्षेत्र को, उसके मतलब दायरे को बढ़ा दिया। और बढ़ा करके उन्होंने क्या किया, दलितों के लिए भी सीटों को उन्होंने आरक्षित किया, या उनके प्रतिनिधित्व को क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया। तो इस बात से जो है गांधी काफी नाराज हुए। और उसके बाद जो है गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है मतभेद बढ़े थे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर इस सांप्रदायिक पंचायत के समर्थन में थे, जबकि गांधी इसके विरोध में थे। और फिर उन दोनों के बीच में एक जो है पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट, वो हुआ था 1936 में। और ये पूना पैक्ट हुआ जिसमें इस बात के लिए सहमति मिली, गांधी ने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिव काम करके समाज में लोगों को जागरूक करके, अवेयरनेस फैला करके हरिजनों को या दलितों के सामाजिक स्थिति को, उसकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया जाए, बगैर इसके या तुलनात्मक रूप से जो कोई आरक्षण की प्रणाली या व्यवस्था को लागू करके। ठीक है, तो ये 1936 की घटना हो गई। अब हम लोग आते हैं 1942। ठीक है, 1942 में इंडिया क्विट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इनके आह्वान पे इंडिया क्विट क्विट मूवमेंट। अब देखिए, मास मूवमेंट की जब बात होती है, गांधी ने या तीन मास मूवमेंट उन्होंने खड़ा किए। ठीक है ना। और मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो कांग्रेस को जन सामान्य की राजनीतिक पार्टी बनाने में, कांग्रेस को सामान्य वर्ग की राजनीतिक पार्टी बनाने में, या कांग्रेस को सामान्य वर्ग से जोड़ने में गांधी सफल हुए थे। ठीक है ना। तो इंडिया क्विट मूवमेंट उनके जो जीवन का राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे लास्ट मूवमेंट है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 1942 में की थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी मूवमेंट के दौरान उन्हें उन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। और फिर इसी मूवमेंट के रिजल्टेंट में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है उनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। और जिसका जिक्र अभी लास्ट में हमने किया था कि उनको आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस में क्या किया गया, अरेस्ट करके रखा गया। ठीक है, ये तो हो गई 1942 की घटना की बात होगी। एक चीज और भी यहाँ से एग्जाम्स में कई बार पूछ दिए जाते हैं, पीटी एग्जाम्स में, कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था लुइस फीसर, लुइस फीसर। ठीक है ना। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था जो इस मूवमेंट को कवर किया था, अमेरिकन जर्नलिस्ट था जिसने इस मूवमेंट को कवर किया था, वो साक्षी रहा था इस मूवमेंट का। इसलिए कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि गांधी के साथ में हुई है। और फिर लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि 30 जनवरी 1948 को इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और इस दिन को हम लोग जो है शहीद दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। और यूके में जो है राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये गांधी की जीवन यात्रा थी, राजनीतिक यात्रा की बात करें या सामाजिक यात्रा की बात करें, ये टोटल हमने इसको कंपाइल करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कि अब टोटल कंपाइलेशंस करते हैं। यदि हम लोग न्यूज़ और एंड मैगजीन की बात करें, कि न्यूज़ और मैगजीन जिसका कि पब्लिकेशन उन्होंने अपने जीवन में किया था, हाँ, तो वो कौन कौन सा था, हरिजन। ठीक है, यंग इंडिया, यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन, नवजीवन, और उसके बाद, सॉरी, हरिजन, हरिजन,
यंग इंडिया, नवजीवन, एंड एक और छूट रहा है, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ये तीन चार जो प्रमुख न्यूज और मैगजीन्स है, जिन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने राजनीतिक यात्रा के दौरान इनको अलग अलग फेज में उन्होंने प्रकाशित किया था। ये तो होगी न्यूज और मैगजीन्स की। अब बात करें हम लोग बुक्स की, तो टोटल उन्होंने 9 बुकें लिखी थी। ही हैड रिटन 9 बुक्स इन हिज लाइफ, टोटल 9। जिसमें से यदि फेमस बुक की बात करें तो वो है गीता बोध, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, एक्सेट्रा। ये सबसे क्वेश्चन बनता है पीटी में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि एक बुक था, अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। ये जॉन रस्किन की बुक थी, जॉन रस्किन की बुक थी, जिसका इन्होंने गुजराती में ट्रांसलेट किया था। ही ट्रांसलेटेड दिस इनटू गुजराती, ठीक है। अब देखिए कि यदि हम बात करें कि इंडिया की बात करें तो 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है, वो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। अब 2007 से 2007 से यूएनओ ने क्या किया है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे अनाउंस कर रखा है, 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद कई ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं पूरी वर्ल्ड वाइड या पूरी दुनिया में जो इससे इंस्पायर्ड रहे। उनमें से यदि प्रमुख नाम की बात करें तो है दलाई लामा, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है। इसके बाद है ओंग सांग सूकी, ओंग सांग सूकी, डेसमंड टूटू, बराक ओबामा, ओबामा, एक्सेट्रा। एक पूरी लिगेसी है कि गांधी से प्रेरित रहे, और गांधी की जो विचारधारा या उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसके मरने के बाद ही नहीं खत्म हुआ। जब पूरी दुनिया में हम इतनी प्रकार की अशांति देखते हैं, कहीं पे कोई देश है जो गृह युद्ध की चपेट में फंसा हुआ है, कोई आतंकवाद से ग्रसित देश है, अ, कहीं पे मानवता में गिरावट आ रही है, संवेदनशीलता की कमी आ रही है, तो राजनीति में गांधी के द्वारा बताए गए रास्ते ही सिर्फ एकमात्र रास्ते हैं जिससे पूरी मानवता का कल्याण हो सकता है। ऐसा सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। अब एक डाटा हम लोग देखते हैं कि 1930 में टाइम मैगजीन ने टाइम मैगजीन ने क्या किया था, इनको पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे सिलेक्ट किया था, ठीक है। 1930 की बात हो रही है। 1999 की यदि हम बात करें तो टाइम मैगजीन ने क्या किया था, एक सर्वे करवाया था, और उस सर्वे में टाइम मैगजीन ने सेंचुरी का मोस्ट पावरफुल जो लिस्ट है वो जारी किया था। उसमें पूरे वर्ल्ड वाइड ये सेकंड रैंक इनको मिला था, ठीक है ना, आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो नोटों की जो प्रिंटिंग होती है उसमें उनको जगह दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए
एक डेट आता है 1969 का। तो 1969 में से ही यूके में नेशनल गांधी मेमोरियल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। ठीक है। और ये किस दिन को मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को। ठीक है। और एक चीज खास बात है कि 1969 में ही जो पोस्टल एक सीरीज जो है यूके में इनके रिस्पेक्ट में, इनके रिगार्ड में जारी किया गया था। ठीक है। एक चीज ये है कि 1989 में दलाई लामा को दलाई लामा को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। और फिर नोबेल के लोगों ने ये अनाउंस किया कि ये उनकी याद में, उनकी स्मृति में, ठीक है, उनका जो है एक शैडो है इस पुरस्कार पे, दलाई लामा के थ्रू जो है हम उनको गांधी को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देने के लिए इनको दे रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि हरमन बख, ये भी ध्यान रखना है कि हरमन बख जो है एकमात्र इनके फ्रेंड रहे थे, ये यहूदी थे। ठीक है ना। और इसको आर्किटेक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये इनकी दोस्ती हुई थी अफ्रीका में। ये भी दोस्ती थे, मतलब इनके फ्रेंड थे जो राजनीतिक सफर में इनके साथ में क्या है कुछ दिनों तक साथ रहे थे। ठीक है। इनके यदि फेमस डिसिपल की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे प्रिय स्टूडेंट्स में से एक था जिसका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे, जिसको फर्स्ट इंडियन से जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, और भूदान आंदोलन की शुरुआत जो विनोबा भावे के द्वारा किया गया है। तो इनको पहले जो है प्योर डिसिपल कहा जाता है इसको, या 100% जो प्योर गांधीवादी नेता जो है विनोबा भावे को कहा जाता है। ये तो तमाम चीजें हुई। उनसे स्टेटमेंट भी कई सारी जुड़े हुए हैं। जब उनकी डेथ हुई तो जो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, दंगों को शांत करने के दौरान उन्होंने कहा था कि जो हजारों की संख्या में उपलब्ध जो सैनिक जिस अशांति को खत्म नहीं कर पाए, गांधी ने जो है उसको इजीली कर दिखाया। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 1954 में एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार सिंगापुर सिंगापुर रेडियो पे फर्स्ट टाइम इनको क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपिता कहा था। और यहाँ से जो है ये मतलब राष्ट्रपिता कहे जाने लगे। और फिर अलग अलग लोगों ने इनको जो है, कोई बापू कहा है, किसी ने जादूगर कहा है। ठीक है ना। और एक विंस्टन चर्चिल का भी फेमस जो उपनाम है, जिसको हाफ नेक्ड जो है पर्सन या पर्सनैलिटीज कहा था, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो हमने इन्फॉर्मेटिक, ये थोड़ा लेक्चर ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज्यादा आ गए हैं, और चूंकि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने बनाया है। ठीक है। इनके जीवन का एक फेमस भजन भी था। ठीक है ना, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जानी ने। तो ये तमाम चीजें हमने ये तीनों वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है। तीन आश्रम की हमने बात की थी, जिसमें फिनिक्स आश्रम था, टोलस्टॉय फॉर्म्स था, और 1916 का साबरमती आश्रम था। फिर उसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका में जो मूवमेंट उनके द्वारा स्टार्ट किया गया उसकी बात हमने की है। फिर गांधी का जो इमरजेंस है राष्ट्रीय मूवमेंट पे भारत के अंदर, भारत में उनकी क्या कार्यशैली रही है, भारत में स्टेप बाय स्टेप वो मूवमेंट में कैसे डेवलप हुए, मतलब कैसे अपने आप को ग्रो किया, यहाँ के परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढाला, और यहाँ के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज देखिए, इस ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट है, और यदि ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो आप ये देखोगे कि जो पहला मूवमेंट है उसमें लोगों की भागीदारी कम संख्या में थी, जब जो दूसरा मूवमेंट है उसकी उसमें लोगों की भागीदारी थोड़ी सी बढ़ी। और क्विट इंडिया मूवमेंट आते आते इसमें लोगों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, मजदूर की भागीदारी, तमाम लोगों की भागीदारी इसमें होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि गांधी को ये श्रेय जाता है कि जो आंदोलन था उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने का जो श्रेय है वो गांधी को जाता है। एक चीज। दूसरा चीज है, जिस ब्रिटिश हुकूमत या जिस ब्रिटिशर्स के बारे में ये कहा जाता था
कि उनके राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता है, जिनके पास इतना ह्यूज रिसोर्सेस था, और वो तमाम तरह की हथियारें थी, तमाम रिसोर्सेस था, आर्म्स थे, एम्यूनिशंस थे, और उसके अगेंस्ट में एक सिंपल सा आदमी जो है, जो जो व्यक्तित्व का धनी था, विचार का धनी था, सिद्धांत का धनी था, और उस रिचनेस की वजह से उसने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया। और इतना ये इंफॉर्मेशन गांधी के बारे में है। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।